और एक बार फिर वापस लौटते हैं अपनी पहली खबर पर। आपने सुना, अभी देखा कि किस तरह से एआई के जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको लगती होंगी, लेकिन ये अर्थव्यवस्था की बड़ी कारक बनती है। और यही जब अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार गति से आगे बढ़ती है तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के सुधारों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। देश आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4% की वृद्धि का अनुमान जताया है, जो कि पिछले वर्ष के वृद्धि दर 6.5% के मुकाबले ज्यादा है। सांख्यिकी मंत्रालय ने यह अनुमान जारी किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस मजबूत वृद्धि का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र में आ रही तेजी है, जिसमें 7.3% की वृद्धि का अनुमान है। इस वर्ष नॉमिनल जीडीपी में 8% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा निजी अंतिम उपभोग व्यय में भी 7% की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का मानना है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रुझान के साथ आगे बढ़ेगी। आर्थिक उछाल के पीछे निवेश, निवेशकों का भरोसा और नीतिगत सुधार अहम कारण है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगभग 7% ग्रोथ का अनुमान है। आयकर राहत और जीएसटी सुधारों से घरेलू मांग मजबूत हुई, जिससे वैश्विक चुनौतियों का असर सीमित रहा। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के पीछे पीएम मोदी की सुधारात्मक आर्थिक नीतियां और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बड़ा कारक रहा है। पिछले यूपीए सरकार से तुलना करने से यह तस्वीर साफ हो जाती है, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल यानी 2004 से 2014 में औसत जीडीपी वृद्धि 7% रही, लेकिन वैश्विक संकट के कारण इसमें और गिरावट आई। तो वहीं मोदी सरकार, जो कि 2014 से अगर 2024 तक के आंकड़ों की बात करें तो औसत 7% से ऊपर रही। कोविड के बावजूद रिकॉर्ड रिकवरी दिखाई दी। वैश्विक औसत से काफी बेहतर रहा। जो वैश्विक रैंकिंग की अगर बात करें अर्थव्यवस्था के मामले में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में भारत 11वें से 9वें स्थान तक पहुंच सका था। मोदी जी के नेतृत्व में 9वें से ये सीधे चौथे स्थान पर आया है। 9वें से बढ़ते हुए चौथे स्थान पर आया है, जो तेज प्रगति को दर्शाता है। महंगाई पर काबू पाने की अगर बात करें तो मनमोहन सिंह के दौर में मुद्रास्फीति की दर 10% तक पहुंची थी, जिससे जनता को जिसने लगातार प्रभावित किया था। लेकिन मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के पिछले 11 वर्षों में बेहतर मौद्रिक नीतियों से इसे 5 से 6% पर नियंत्रित रखा है। अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो यूपीए में युवा बेरोजगारी दर 18 से 20% थी। मोदी सरकार में 2023-24 में ये 10.2% तक कम हुई, जो वैश्विक स्तर से बेहद कम है। ये स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का परिणाम कहा जाए, जो जिसने लगातार मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सर्विस का जो क्षेत्र है उसको भी आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश जैसे एक बीमारू राज्य की बात करें, जो 2017 के बाद से विकास के पथ पर सरपट भाग रहा है। पिछले 7 से 8 वर्षों में ही राज्य की जीडीपी 2 गुनी से अधिक बढ़ गई, तो प्रति व्यक्ति आय भी 2 गुने से अधिक हो गया। राज्य के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर तक शानदार बढ़त उसने हासिल की है। इसी तरह अगर पूरे देश की बात करें तो देश की 25% से ज्यादा आबादी इन वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आई है। तो अर्थव्यवस्था का क्या असर आम जीवन पर पड़ रहा है और किस तरह से ये सारी जो गति है उसका जो असर है वो अब सामने आ रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने क्या कुछ कहा इस भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर, आइए आपको सुनाते हैं। You know, I had expected at the beginning of the year when I gave my forecast, which we will discuss, that the uncertainty would last maybe 6 or 9 months, but it has lasted much longer than that, and there seems to be every day a new source of uncertainty coming. So I think the overall, in broad terms, Indian economy has done very well to cope with these huge, unprecedented uncertainties. तो हमने आपको आंकड़े भी दिखाए कि किस तरह से यूपीए सरकार और जो एनडीए की वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत एनडीए सरकार है, उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। बावजूद उसके एक दोहा है कि मूंदहु आंख
कतहु कुछ नहीं, आंख बंद कर लेने से कुछ दिखता नहीं, और अगर आप विपक्ष में हो तो ये ज़्यादा तौर पर आपके लिए सच साबित होता है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आइए सुनाते हैं उनको भी। हमारा पूरा का पूरा मध्य और लघु उद्योग समाप्त क्यों हो रहे हैं? क्यों ये नरेगा का रेशियो 90-10 से कर दिया गया? जीएसटी का जो बकाया है वो प्रदेशों को क्यों नहीं दिया गया? 90-10 में तो भारत सरकार दे रही थी ना, 90 पे, अब 60 कर दिया। कहाँ से करेंगे प्रदेश? सब घाटे में है, घोर कर्जे में डूबे हुए हैं राज्य। तो कुल मिलाकर जो कहा था मोदी जी ने 2014 में, सपना देखा था, आज उस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई है मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पे। एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि ये जो जिस जी राम जी कानून की बात और मनरेगा के इसमें उलझे हुए हैं प्रमोद तिवारी, उस पर जो राज्य हैं उनको भी कम से कम प्रत्येक राज्य को 17,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, यानी राज्यों को भी इससे फायदा होगा। और जी राम जी जो कानून बना है, जो जी राम जी योजना है, उसका जो खर्च का जो रेशियो है उसको भी आशातीत संख्या में बढ़ाया गया है। तो ये भी समझने की जरूरत है। फिलहाल जेडीयू नेता संजय झा का क्या कहना है अर्थव्यवस्था को लेकर के, आइए वो भी सुनाते हैं। जीडीपी का 7.4% जो एनएसओ का रिपोर्ट आया है, वो उस बैकग्राउंड में जब टैरिफ को लेकर के या ग्लोबल जो एक हलचल मचा हुआ है, उस बैकग्राउंड में ये तो इसका मतलब जो मैनेजमेंट है, फिस्कल मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, जिस हिसाब से पिछले बजट में आपने देखा कि इनकम टैक्स रिड्यूस किया गया, फिर जीएसटी का रेट कम किया गया, कंजम्पशन बढ़ा है इससे, तो ओवरऑल जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है। इन्फ्लेशन कम हो गया, ये जो जीएसटी जो कम हो गया है उससे इन्फ्लेशन कम हो गया। तो ओवरऑल जो अखबार में आज जो देखा है उसमें भी, और ओवरऑल जितना रिफॉर्म हुआ है इस सब सेक्टर में, उसका ये इम्पैक्ट रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा मौजूद हैं। अजय, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो अमेरिकी टैरिफ की बात कही जा रही थी कि बहुत दबाव है भारत के ऊपर, दुनिया के जो दूसरे देश हैं आर्थिक दबाव से गुजर रहे हैं, ये आप जानते हैं, बावजूद उसके भारत की ये शानदार प्रगति, किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या ये जो अनुमान आया है इसका आकलन कैसे करेंगे आप? आंकड़ों की बात थोड़ी देर बात करते हैं इस प्रोग्राम में। अगर आप देखें इस मोमेंट को, तो इसको इंडिया का गोल्डीलॉक्स मोमेंट कहा जा रहा है। इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर आप समझें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल स्टेबल हो, जिसमें इन्फ्लेशन बहुत कम हो, जो कि आम आदमी के लिए बहुत अच्छी खबर है, जिसमें ग्रोथ बहुत तेज़ रफ्तार से दिखाती हो और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफ़ी धीमी हो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर जो है वो भी काफ़ी कम हो। भारत की इकॉनमी को पिछले वर्ष जून में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो केंद्र कहा जाता है वित्त मंत्रालय, उसने अपनी मंथली रिपोर्ट में पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। और आज बीजेपी ने इस बात को स्वीकार किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये 2026 जो वर्ष है वो इंडिया का गोल्डीलॉक्स मोमेंट का साल रहने वाला है। यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था में हम प्रवेश कर रहे हैं नए वर्ष में, जहां आपकी तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था रहेगी और लोगों के लिए महंगाई में कमी आएगी, लोगों के लिए ब्याज दरों में कमी आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की दर भी कम रहेगी। अब आते हैं आंकड़ों पर। बजट का मौसम चल रहा है, आप जानते हैं निखिल, और बजट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सरकार के पास धन कहाँ से आएगा। आपने देखा कि जीएसटी में छूट दी गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा टैक्स कलेक्शन प्रभावित हुआ है, लेकिन ये जो 7.4% के आंकड़े हैं वो बजट को एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, इस लिहाज से कि सरकार का जो रेवेन्यू है वो आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरी बात है कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस लिहाज से कि वित्तीय अनुशासन पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ब्याज दरों के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, सारे माहौल पर अच्छा असर डालता है। तो ये जो आंकड़े हैं 7.4% के दिखाते हैं कि आपके जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट है बजट में वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो इस लिहाज से ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त पूरे बीजी सीजन में इसका आना, जो कि तीसरी तिमाही चल रहा है, आपने अगर पिछले साल पर ध्यान दिया होगा 7.4%, उसके बाद 7.8%, उसके बाद 8.2% और अब ऐसा लगता है कि इस साल जो 7.4% का आंकड़ा है, हालांकि आरबीआई बोलता है 7.3, सीएसओ ने बोला है 7.4 और अभी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई वो कह रही है 7.6। तो आप जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं मुश्किलों से घिरी हुई नजर आ रही है, भारत अभी भी सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
ठीक है। एक दरअसल मेरे जहन में विचार आता है, जो चूंकि हम बहुत सारे इस पर पॉलिटिकल कमेंट्स भी करते हैं, हमने देखा है कि विपक्ष के जो तमाम नेता हैं अजय, वो ये कहते हैं कि भाई राज्यों के ऊपर बहुत बोझ है। जी राम जी बिल की विशेष विरोध करते हुए उनका कहना है कि भाई ये राज्यों के ऊपर ज़्यादा बोझ होगा, 60-40 रेशियो आ जाएगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था को भी वो नकारने, ये जो तेजी है इसको नकारने की कोशिश करते हैं। कोई कारण, कोई तर्क आपको दिखता है इसमें? देखिए, जहाँ तक रोजगार सृजन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जिसको भी कहें, वो केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं होता। ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा है, ये यूपीए वर्सेस एनडीए का कंपैरिजन, मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर इसी लिहाज से देखा जाए तो मनरेगा की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें कहा गया था कि ये एक अधिकार होना चाहिए और बिल्कुल डिस्ट्रेस में जो लोग रहते हैं उनको 100 दिनों का काम मिलना चाहिए। और उसमें आपने देखा कि थोड़ी बहुत प्रगति दिखाई दी। जब एनडीए सरकार आई तो ये कहा गया कि अब इस सरकार पूरी तरह से इस योजना को बंद कर देगी। आपको याद होगा संसद के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस योजना को गाजे बाजे के साथ और बजाएंगे क्योंकि ये यूपीए की विफलता है। लेकिन अगर अब आप विकसित भारत जी राम जी बिल देखें तो उसमें इसको इम्प्रोवाइज किया गया है। और अगर मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाऊँ इस लिहाज से कि इस बजट में जो आप देखेंगे 80,000 करोड़ रुपए के आसपास मनरेगा पे खर्च किया जाता था, पहली बार आपको इसमें प्रोविजन दिखाई देगा विकसित भारत जी राम जी के लिए, इस प्रोग्राम के लिए खासतौर पर आपको प्रोविजन दिखाई देगा। मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये राशि होनी चाहिए अगले बजट में। और चूंकि ये हम लोग सहयोगात्मक संघवाद पर विश्वास रखते हैं और इसलिए राज्य सरकारों को कहा जा रहा है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो केवल केंद्र सरकार पर नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है और इसलिए आपको उसमें सहयोग करना होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें केंद्र की तरफ से तो आपको इसका जो शेयर है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिम्मेदारी राज्यों की भी होनी चाहिए, इसको भी तय करना ये इस नए बिल में इसलिए इसका प्रावधान किया है क्योंकि 125 दिन बढ़ाए गए हैं, जो 25 दिनों का बढ़ोतरी की गई और साथ ही साथ 60 दिन जो मौसम जो फसली मौसम है उसमें काम मिलेगा। तो आप समझे तो 125 और 60 अगर आप जोड़ दें तो 185 दिनों का 365 दिन में जो काम का एक स्कोप रखा गया है किसी भी मार्जिनलाइज सोसाइटी के आदमी के लिए, वो पलायन को रोकेगा और जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसको कि मरीड़ कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसको मजबूती मिलने की उम्मीद है। जी, निश्चित तौर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो समझेंगे, जानेंगे कि आखिर कांग्रेस संगठन में, कांग्रेस पार्टी में सिरफुटव्वल क्यों मची हुई है।